नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। बंगाल में 6 और असम में 2 चरणों में होगा मतदान। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग। 19 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। असम में राहुल गांधी ने राज्य से विशेष दर्जा छीनने का लगाया आरोप। कन्हैया ने किया जेएनयू का बचाव। कहा यहां नहीं हो सकता कोई देशद्रोही। गृहमंत्री ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच जारी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बीएस संगमा का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया शोक। सम्मान में संसद की कार्यवाही स्थगित। और मशहूर अभिनेता मनोज कुमार को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देशभक्ति फिल्मों से मिली पहचान। फिल्म की हर विधा में योगदान। और आइए देखते हैं पहली खबर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम में 2 चरणों में चुनाव होना है तो पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 19 मई को आएंगे और इन राज्यों में अब आचार संहिता लागू हो गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इसकी अधिसूचना 14 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 4 अप्रैल को 18 और 11 अप्रैल को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनके लिए 11 और 14 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को राज्य की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। तीसरे चरण में 21 अप्रैल को 62, चौथे चरण में 25 अप्रैल को 49, पांचवें चरण में 30 अप्रैल को 53 और छठे यानी आखिरी चरण में 5 मई को 25 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। असम में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी काबिज है। केरल में भी कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ का शासन है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है तो पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक साथ 16 मई को वोट डाले जाएंगे और जिसके लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। केरल में 140 तो तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस बार मतदान होगा। फ्लाइंग स्क्वाड्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मूवमेंट, किस वल्नरेबल लोकेशंस इंक्लूडिंग स्लम एरियाज जहां पे लोग वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स करेंगे। हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स करेंगे और जिले के हमारे ऑब्जर्वर्स करेंगे। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देखते हैं कुछ अहम प्रतिक्रियाएं क्या हैं। बंगाल की जनता बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के वहां पर आ सके और वोट डालें, और वोट डालने की जगह पर पोलिंग बूथ के आसपास वहां पर, और उसके बाद में उन लोगों के ऊपर time. But apart from this electoral alliance part, we are ready to face the election. We started our work already, and I'm very happy to say this party is one leadership party. It's like a military control. Whatever Amma says, we do. We are ready to face the elections. Our candidates have gone and verified the voters list, and we have made certain complaints which the Election Commission is looking at. But still we are not convinced. That part we will take up with the Election Commission regarding the increased number in the voters list. Otherwise we are prepared.
तो इन राज्यों में क्या चुनावी समीकरण हैं और क्या बड़ी चुनौतियां वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिखर अय्यर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं डेक्कन हेरल्ड से। शिखर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अगर शुरू करना चाहूँ, पश्चिम बंगाल किस तरीके की चुनौती आयोग के सामने आप देखते हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो दिखाई तत्परता की, इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके साथ साथ उम्मीदवारों का ऐलान, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये इस बार बहुत दिलचस्पी बैटल है कि मुझे नहीं लगता ना कांग्रेस के माइंड में या वामपंथी के माइंड में कोई डाउट है कि ममता वापस नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम इस बार चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं कि ताकि उनकी जो भी है बेस, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे रिटेन करके और कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2014 का लोकसभा चुनाव का अगर आंकलन लेंगे और असेंबली वाइज उसको कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही उनके पास 214 से ज़्यादा सीट है, जब वहाँ पे टोटल सीट्स हैं 294 के आसपास है। तो इनका जो बात भी जो चल रही कि लेफ्ट से अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस करेगी, वो भी लोकल लेवल पे होगी। ये क्योंकि जो चुनौती जो कांग्रेस को लग रहा है कि जब कैडर भाग चुके हैं टीएमसी के पास, वैसे ही वामपंथी दल खास करके सीपीएम में भी कई कैडर्स उनके उस साइड चल चुके हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार 5 फेज में था, इस बार 6 फेज पे होगा। और बार बार आप देख रहे प्रथम जो प्रतिक्रिया जो आ रही है कि सुरक्षा की व्यवस्था होगी और इलेक्शन कमीशन की निगरानी पे होगी, कई ऑब्जर्वर्स होंगे। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ऑफिशियल्स को पहले बताना है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार या कोई चुनाव में खड़े है कि नहीं, वो पहले डिक्लेयर करना है। तो ये पार्टीज ये उम्मीद में जा रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि केंद्रीय आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, तो इस बार क्योंकि पंचायत चुनाव वगैरह में सारे उनका मुझे लग रहा था कि फ्री एंड फेयर नहीं हो पाती, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सिविक इलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट की दबदबा ज़्यादा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर किसी तरह अंडरस्टैंडिंग खुल के हो या ये हो, अपने कोई खाता जैसे रह जाए। क्योंकि 2014 में भी उनका लगभग कैलकुलेशन था, कांग्रेस ने कहीं मेरे पास जो फिगर्स है, अगर 2014 की लोकसभा चुनाव का जो असेंबली वाइज लिया जाए, कांग्रेस के पास कम से कम 28 स्थानों पे उनका। लेकिन ये क्या इस चुनाव को और लोकसभा चुनाव था उसके दरमियान जो कुछ हुआ, इस गैप में कमोबेश आपको वही हालत दिखती है या फिर एक बड़ा बदलाव जिसकी उम्मीद आप कह रहे हैं कि कम दिखती है? देखिए, बंगाल में कम दिखती है, क्योंकि बंगाल में खास करके जो जिस तरह सिस्टमेटिकली जो ममता ने वहाँ पे शासन भी चलाई और विरोधियों के साथ जिस तरह अपने वो पॉलिटिकल जो बैटल रखी है, खास करके देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या है बंगाल में आज दोनों पार्टी में, कांग्रेस और लेफ्ट में, उनके कैडर्स बहुत डिमोरलाइज्ड हैं और कई लोग जा चुके हैं, मतलब इस पार्टी से उस पार्टी जा चुके हैं। वैसे देखा जाए टीएमसी के बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके कैडर्स एक सीपीएम के, तो वो कैसे ये करेंगे, मतलब आप ये करेंगे जमीनी जो सेना तो है वो केवल यही सोच रहे हैं कि भाई सुनामी नहीं होनी चाहिए उनके फेवर, मतलब यानी अपनी जमीन को बचा कर रखा जाए, ये बड़ी चुनौती होगी। अब मैं दूसरे बड़े राज्य में आता हूँ, अगर आसाम की बात करूँ, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने एक नए चेहरे को जगह दी और जिस तरीके से जीपी के साथ गठबंधन हुआ, क्या बड़ा समीकरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1-to-1 जो फाइट है, यानी कि आमने सामने एक जो लड़ाई है, उसकी तैयारी बीजेपी करती दिख रही है और ये रोचक हो सकती है, या फिर कहीं बंटवारा होगा और कुछ अलग तरह के नतीजे की उम्मीद करें आप? देखिए, ये जो अभी जो गठबंधन अनाउंस किया गया 2 दिन पहले कांग्रेस और ये बीजेपी और असम गण परिषद के साथ, ये केवल बंटवारा की जो स्कोप को कम करने के लिए। देखिए, 2014 में जो रिजल्ट बीजेपी को मिला था 14 लोकसभा सीट से 7, तो उससे लगा कि बीजेपी एक अपर हैंड पे है, एक फॉरवर्ड में है। लेकिन पिछले 2 साल में वो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि वो माहौल वैसा नहीं है, कि इतने आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने जो चुनौती है, तरुण गोगोई की सरकार वहाँ 15 साल कंप्लीट करने जा रही है, तो वैसे ही हेवी एंटी इनकम्बेंसी है। कई कांग्रेस नेता छोड़ के गए, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा जो बीजेपी साइड में, तो कांग्रेस के लिए ये टफ चैलेंज है। लेकिन बीजेपी स्मूथली ये चुनाव जीत पाएगी एज ए नेचुरल ऑल्टरनेटिव, वो बड़ा एक चैलेंज है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं बीजेपी ने बोडो पार्टीज के साथ अपने ये किया और बाकी जो छोटे पार्टीज हैं और कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी सपोर्ट कैसे ले। और इस तरफ क्या है कि अभी कोई कांग्रेस का अलायंस, वो ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट जो है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल का, अभी कोई तो अलायंस वगैरह नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद पोस्ट पोल तो क्या
किस तरह की रिजल्ट्स उलझन है और कैसे समीकरण बनेंगी, उस जरूरत के हिसाब से वो बदलाव अभी करेंगे। ओपन क्वेश्चन है अभी। अब मैं एक और अहम राज्य में आता हूँ, तमिलनाडु, जहाँ पर अब तक का इतिहास ये कहता है कि हर बार चेंज ओवर होता है। क्या इस बार के समीकरण, स्थानीय हालात, एंटी इनकम्बेंसी कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर कुछ नई तरह की रोचक लड़ाई आप देखते हैं? देखिए, जब बिहार में जो महागठबंधन के बाद जिस तरह रिजल्ट्स आए, नीतीश कुमार और लालू हाथ मिला लिए, अगर दोनों पॉलिटिकल राइवल्स हाथ मिला के एक परिवर्तन ला सकते हैं, एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट बन गया था, तभी ये बात आई कि क्या जयललिता के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बन सकती है क्या। तो आज ये चुनाव ऐलान के बाद वही सवाल है, क्या कांग्रेस और डीएमके ने तो पहले ही अपने अलायंस अनाउंस कर चुके हैं, क्या उसमें विजयकांत की जो डीएमडीके है, जो पिछले चुनाव, उनके पास लगभग 9-10% का वोट है दक्षिण तमिलनाडु में। तो ये सवाल है कि क्या विजयकांत भी इसमें शामिल होंगे। कल आपने खबर देखे होंगे कि जब यहाँ से बीजेपी के एमिसरी गए थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनसे वो नहीं मिले और चले गए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरान। तो उससे भी एक सिग्नल था कि वो अपने ऑप्शंस अभी भी खुले रखे हैं। क्या वो डीएमके के साथ जुड़ेंगे? अगर जुड़ेंगे तो क्या एक यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट बन सकती है? वैसे एक तीसरा मोर्चा है वहाँ पे, एक पीपल्स वेलफेयर फ्रंट करके, जिसमें एमडीएमके और वामपंथी ये सब उसमें है। एक और छोटा सवाल उसके साथ मैं ख़त्म करना चाहूँ इस चर्चा को। केरल की अगर बात करूँ, जो एक लगातार चला रहा है सिस्टम, क्या आपको लगता है कि इस बार कोई चुनौती वहाँ पर दिख रही है विपक्ष की ओर से? इस बार ज़बरदस्त चुनौती है। वैसे आपने कह दिया कि केरल में तो कभी पार्टी रिपीट नहीं होती, और इस बार 6 महीना पहले ये लग रहा था कि उमन चांडी ने जिस तरह अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की है कि हो सकता है वो जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे। लेकिन जब से ही ये आपके सोलार स्कैम, ये स्कैम सब आने के बाद कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि करप्शन बड़ा मुद्दा करप्शन मुद्दा बन गया, और सारा क्यों प्रिपरेशन चल रहा था उमन चांडी के नेतृत्व में। अभी सवाल है कि कांग्रेस इस वक्त जब चुनाव का डेट भी ऐलान हो गया है, क्या किसके नेतृत्व में लड़ेगी? कोई के चेहरा की बहुत जरूरत है। क्या उसी चेहरे के साथ या नए चेहरे के साथ? ये बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शिखर आपका। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अट्ठासीवें ऑस्कर अवार्ड्स, सम्मानित हुए कई कलाकार। भारत का कैसा रहा सफर? कितना बड़ा है फिल्म बाजार? देखिए विशेष ऑस्कर अवार्ड्स आज शाम 7:30 बजे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में इसका ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। ममता ने कहा कि राज्य में पूरी तरह शांति है। उन्होंने 6 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया और सीपीएम से राजनीतिक संघर्ष जारी रखने की बात भी कही। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে। সিপিএম এর বিরুদ্ধে চিরকাল আমরা লড়াই করে এসেছি, কারণ চিরকাল আমি মনে করি এই রাজনৈতিক দলটি অলওয়েজ বন্ধ, হরতাল, স্ট্রাইক, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও এই চিন্তাধারায় বিশ্বাস করে। असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सिलचर में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम से कई वादे करने वाली केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा छीन लिया। उन्होंने कहा कि पीएमओ से पूरा देश को चलाने की इस वक्त कोशिश हो रही है। 2 दिन के असम दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान असम के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे, लेकिन वादों को पूरा करना तो दूर, असम से उसका हक भी छीना जा रहा है। पहला काम, असम से उन्होंने स्पेशल स्टेटस छीन लिया। 5,000 करोड़ रुपए आपसे ऐसे उठा के छीन लिए। बराक वैली से छीने। 12 स्कीम थे, उनके पैसे काटे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पूरे देश में एक तरह की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 15 साल से शांति है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हालात बदतर हो गए हैं। चाहे वो हरियाणा हो,
गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी ये लोग जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाएंगे। इनके पास सिर्फ यही सोच है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस को जिताने की अपील की ताकि असम में अच्छे दिन बने रहें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर सिलचर और आसपास के इलाकों का पहले की तरह ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ढांचागत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी में है। दिल्ली में आज सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अगले 4 साल में रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर दिया जाएगा। सरकार इस पूरी परियोजना में करीब 50,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में शुक्रवार को सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास के लिए ढांचागत व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश तेज रफ्तार से प्रगति करेगा। नॉर्मली सरकारें इंक्रीमेंटल काम करने की आदत रखती है। पहले 5 करते थे, अब 7 करते हैं, 7 करते फिर 10 करते हैं। हमारी कोशिश है क्वांटम जंप की, ब्रेक थ्रू की, पुरानी स्पीड और निर्णय करने की प्रक्रियाओं से एकदम से बाहर निकलना। प्रधानमंत्री ने राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने, सड़क और पुलों की स्थिति में सुधार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर जोर दिया। इस योजना में देश के 1500 पुराने पुलों की मरम्मत भी की जाएगी। 208 में से करीब 66 ब्रिजेस को फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है, टेंडर प्रोसेस शुरू हुई है और मेरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर ये रेलवे ब्रिज और अंडरपास का काम निश्चित रूप से पूरा होगा। सेतु भारतम केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत पूरे देश में सड़कों, रेल मार्गों और दूसरी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें 18 राज्यों की 208 जगहों की पहचान की गई है, जहां रेलवे फाटक पर पुल बनाया जाएगा। परियोजना के जरिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगी है, जिससे औद्योगिकीकरण और मेक इन इंडिया के लिए आधार खड़ा किया जा सके। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जेएनयू मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जमानत पर छूटे कन्हैया ने आज कहा कि सरकार छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। कन्हैया ने दावा किया कि जेएनयू में देशद्रोह नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार की तरफ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इस मामले में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है और सरकार ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। कन्हैया ने आगे कहा कि जेएनयू देश की वास्तविक आवाज है और सरकार इस आवाज को दबा नहीं सकती। किसी माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग, इसी देश के निवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। सीमा पे लड़ने वाला चाहे सैनिक हो या आत्महत्या करने वाला किसान हो, चाहे अपने अधिकारों के लिए मर मिटने वाला कोई विद्यार्थी हो, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। यही हमारा अपराध है। इधर कन्हैया मामले में विपक्षी दलों के सुर धीमे होते नहीं दिख रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों के मन की बात सुने। सीपीएम ने सरकार पर जेएनयू में आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने कहा कि सरकार को छात्रों से नहीं उलझना चाहिए। जेएनयू में जो आंदोलन हुए, जिस आंदोलन को सरकार ने कुचलने की कोशिश की मैक्सिमम गवर्नमेंट के जरिए, और जहां पे उसको पिटाई भी किया गया, पटियाला कोर्ट में जेल के अंदर भी डाला गया। गांधी के 42 के आंदोलन में, जेपी के 74 के आंदोलन में और कई और आंदोलनों में नौजवानों की और छात्रों की महती भूमिका रही है। अगर छात्रों से विद्यालयों में छेड़छाड़ की गई तो सरकार के लिए मुसीबत होगी। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जेएनयू पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं, जबकि कन्हैया यूनिवर्सिटी को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। They are all studying a central university where public money, people's money is involved. So they must do justice to the cause and they must study. That's all, rather than getting into politics. If they are interested in politics, they can leave studies and join politics. कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत पर गुरुवार को जेल से रिहा होने के बाद
कन्हैया कुमार ने जेएनयू में भी एक सभा की थी। इस मामले में 2 आरोपी अनिर्बान और उमर खालिद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 कमांडो शहीद हो गए। मुठभेड़ में 15 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं, इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। गुरुवार दोपहर जिले के जंगलों में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर नक्सलियों ने फायरिंग की। मुठभेड़ आज सुबह खत्म हुई। इस दौरान नक्सली रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। इससे घायलों को निकालने में भी खासी दिक्कतें आईं। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद पीए संगमा का आज दिल्ली में निधन हो गया। वो 68 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने पीए संगमा को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पूर्वोत्तर की एक अहम आवाज बताया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद पीए संगमा के निधन पर लोकसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संसद की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगमा के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए कहा कि संगमा सेल्फ मेड लीडर थे। पूर्वोत्तर के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीए संगमा को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की अहम आवाज चली गई है। कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने पीए संगमा के निधन पर शोक जताया है। बहुत बुद्धि कुशलता से उन्होंने सभापति के रूप में भारत का लोकसभा को, सदन को चलाया और सदन के इतिहास में हमेशा लोग उनका व्यवहारशीली, कार्यदक्षता और सबको साथ लेकर सदन ठीक तरह से चले, इस विषय में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया वो हमेशा याद होगा। He is always concerned about the poor and the tribal people and one of the lovely personality. आदमी अपनी इंसानियत नहीं खोने की ज़रूरत होती। अपना जो एक संवेदनशील स्वभाव है वो आप रख सकते हैं और तब भी आप एक सक्षम राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ये संगमा जी में अक्सर हम लोग देखते थे। It was a shocking news because he was quite fit, quite active and also member of parliament still yes. इन्हें इतना काबिल स्पीकर थे कि उनके रहते सदन में यानी बोलने में और सदन चलता था उसमें काफ़ी देश और दुनिया की बात को उठा करके हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते थे। दिल्ली में पीए संगमा के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को लोगों के बीच अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शनिवार को मेघालय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और एक नजर पीए संगमा के जीवन सफर पर। देश के नामचीन राजनेताओं में शुमार पीए संगमा का जन्म मेघालय के वेस्ट गारो में 1 सितंबर 1947 को हुआ था। उन्होंने शिलोंग से स्नातक और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी भी की। 1977 में वे पहली बार तुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुंचे। संगमा छठी लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के दौरान 9 बार निर्वाचित हुए। 1988 से 1990 तक वे मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। संगमा 1996 से 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो इसमें हार गए। संगमा ने 1980 से 95 के बीच कई बार उपमंत्री और राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने उद्योग, वाणिज्य, गृह, श्रम और कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। नरसिम्हा राव सरकार में संगमा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1995-96 के दौरान संगमा सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। एक जमाने में वे कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन 1999 में संगमा शरद पवार और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस से अलग हो गए। शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। संगमा 1999 से लेकर 2004 तक एनसीपी के महासचिव रहे।
संगमा 2004 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उन्होंने 10 अक्टूबर 2005 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी छोड़कर फिर से एनसीपी में शामिल हो गए। संगमा फरवरी 2006 में बतौर एनसीपी उम्मीदवार जीतकर फिर से लोकसभा पहुंचे। मार्च 2008 में उन्होंने एक बार फिर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। वो 2008 से 2012 तक मेघालय विधानसभा के सदस्य रहे। जनवरी 2013 में उन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी बनाई। इसके बाद 2014 में इसी पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार को 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। मनोज कुमार को एक ऐसे कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने अभिनय के साथ फिल्म निर्माण, निर्देशन, लेखन, संपादन से भी दर्शकों के दिल में अपनी एक खास पहचान बनाई। 78 साल के मनोज कुमार ने 1960 में पहली फिल्म कांच की गुड़िया से रोमांटिक नायक के तौर पर फिल्मी सफ़र की शुरुआत की और बाद में उन्होंने देशभक्ति पर आधारित कई सुपरहिट फिल्में की और उनका उपनाम भारत कुमार हो गया। पूरब और पश्चिम, उपकार और क्रांति जैसी फिल्मों के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली। 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।